प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एज एड्स हैज़ नो क्योर प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब इन्होंने कहा कि जैसे कि एड्स है उसका कोई भी क्योर नहीं है, उसका कोई भी इलाज नहीं है, प्रिवेंशन की हम उससे बचे रहें, यही सबसे ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन हमारे पास है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स इनएडवेंटरली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। अब इन्होंने कहा कि जैसे कि HIV वाला इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर किस वजह से फैलता है, कॉन्शियस बिहेवियर, कि हमें पता है दूसरों की इन्फेक्टेड निडल यूज़ करेंगे, अगर हम ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो हमें चांस हो जाते हैं एड्स होने के। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हमें अनजाने में हो जाए, जैसे कि निमोनिया या फिर टाइफाइड जो है वो हमें अनजाने में हो जाती है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यूबॉर्न्स फ्रॉम मदर एक्सेट्रा मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। अच्छा, अगर इस चीज़ का हम सही से इलाज नहीं करते हैं तो जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डालेंगे, या फिर जो नए बॉर्न बच्चे हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनको अपनी माँ से ये मिल जाता है। अब उसके बाद इन्होंने कहा दैट ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अब इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ है इस चीज़ की वो क्या है, इग्नोरेंस, की हमने इग्नोर कर दिया, ज़्यादा उसे अहमियत नहीं दी, तो इसलिए कहा जाता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। In our country, like National AIDS Control Organization (NACO) and other non-governmental organizations (NGO) are doing a lot to educate people about AIDS. अब उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसी है जो गवर्नमेंट चलाती हैं, जैसे कि NACO NACO इंपॉर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट उसे नहीं चलाती। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि ये पीपल को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शंस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे बनाए हैं जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन को हम फैलने से रोक सकते हैं। मेकिंग ब्लड from blood bank safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospital and clinics। अब इन्होंने कहा कि क्या करें कि जो ब्लड बैंक में ब्लड होता है और हम उसकी इंश्योर करें, गारंटी दें कि उसके अंदर HIV ना हो, और ऐसी हम निडल यूज़ करें जो डिस्पोजेबल हो कि हम उसे बाद में फेंक सकें, या ऐसी सिरिंज हो। एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्यूरिंग ड्रग अब्यूज़, advocation safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible populations are some such steps taken। उसके अलावा भी कुछ दूसरी स्टेप्स हैं, जैसे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्डम्स वगैरह, और कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, कि हम ड्रग अब्यूज़ से रोकें कि जो बच्चे हैं उन्हें ड्रग्स की लत ना लगे और ना ही वो कोई सिरिंज वगैरह यूज़ करें। इस तरीके की हम स्टेप्स को प्रमोट कर सकते हैं ताकि जो पॉपुलेशन है उनमें कोई भी गड़बड़ ना हो। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस देन। अब इन्होंने कहा कि अगर किसी को HIV है या किसी को एड्स है, ये कोई ऐसी बात नहीं कोई आदमी छुपाए। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा दूसरे आदमियों को ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। HIV/AIDS इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। अब इन्होंने कहा जो जिन लोगों को HIV है या फिर जो एड्स है उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत होती है, मतलब उनके ऊपर हमें तरस खाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनका हम सही तरीके से इलाज करें। हम ऐसा कुछ भी ना करें कि उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दें। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद इन अ कलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इंक्रीज मैनी फोल्ड। अगर हम हमारी जो सोसाइटी वो रिकॉग्नाइज ना करें, ना पहचाने कि कितनी बड़ी बीमारी है और इसको हमें कैसे इसको इलाज करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, तो इसके जो फैलने के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इट इज़ मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब इन्होंने कहा कि जो आखिर में इसके बचने का तरीका क्या है, मतलब इस बीमारी को रोकने का तरीका क्या है कि हम इसे फैलने ना दें, जितनी ज़्यादा हम इसे रोक सकें उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। अब अगला टॉपिक आता है 8.4 कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। अब उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बुरी डिजीज़ है, ड्रेडेड, बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ होती है इंसानों के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा कारण है, मेजर कॉज है किसकी वजह से, कि पूरे ग्लोब पे जो डेथ होते हैं वो इसकी वजह से ज़्यादा होती है। मोर देन एन मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट एनुअली। अब इन्होंने कहा बहुत सारे लोग
10 लाख लोग ऐसे हैं जो कैंसर की वजह से हर साल पीड़ित होते हैं और मर जाते हैं। द मैकेनिज्म दैट लाई अंडर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब उन्होंने कहा कि वो मैकेनिज्म, वो तरीका जो कैंसर के डेवलपमेंट के लिए, मतलब जब हमारा कैंसर बनता है या जो कैंसर होता है वो किस वजह से होता है, अब हम उस मैकेनिज्म की बात करेंगे। या फिर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, जब कोई नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो सेल है किस में कन्वर्ट हो गया है, ओंकोजन हो चुका है। इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, कैंसर कैसे फैलता है और कैंसर को हम कैसे इलाज कर सकते हैं, या जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर वाले सेल में कैसे कन्वर्ट होता है। ये बहुत सारे ऐसे एरिया हैं बायोलॉजी में जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में कौन से सेल की कितनी ग्रोथ होनी है, वो कितना डिफरेंशिएट होना है, कितना डिवाइड होना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जाती है और रेगुलेट करके रखी जाती है। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और जब कैंसर वाली बीमारी, जब कैंसर हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेल जिनके पास पहले लिमिट थी, कंट्रोल में थे कि हाँ हम अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, अपने हिसाब से ग्रोथ करेंगे, अब ये जो मैकेनिज्म था रेगुलेट कंट्रोल करने वाला, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, अब वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब मैंने कहा कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे कॉन्टैक्ट माना, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना। बाय वर्च्यू ऑफ विच, उसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी सेल के बराबर वाला जो सेल है वो अचानक से अनकंट्रोल्ड वाली ग्रोथ कर रहा है, ज़्यादा ग्रोथ करने लगा, तो जो पड़ोसी वाला सेल है वो उस वाले सेल की ग्रोथ को ज़्यादा होने नहीं देगा, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा, उसकी ग्रोथ को वो रोक देगा। इन्होंने कहा अदर सेल इनहिबिट, कि जो उसके पड़ोसी वाले सेल होंगे, दूसरे सेल, वो इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे किस चीज़ को, देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, कि जो सेल ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। कौन रोकेंगे, पड़ोसी वाले सेल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल अपियर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, अंडरलाइन कर लेना। As a result of this, cancerous cell just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumor. उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैंसर वाले सेल होते हैं बस वो लगातार डिवाइड होते रहेंगे और मासेस ऑफ सेल, की बहुत सारे सेल का वो गुच्छा बना लेंगे, मास बना लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होंगे कि जब कैंसर वाला सेल बहुत ज़्यादा रिपीटेडली डिवाइड करेगा, बंच ऑफ मासेस ऑफ सेल्स बना लेगा, बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर्स। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इन्होंने कहा कि जो ट्यूमर्स होंगे वो दो तरीके के होते हैं, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट। बेनिग्न ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कॉज लिटिल डैमेज। अब इन्होंने कहा कि जो बेनिग्न ट्यूमर होता है वो जिस जगह पे हुआ सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे वो फिक्स रहेगा, कन्फाइंड रहेगा अपनी ओरिजिनल वाली लोकेशन पे, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं फैलेगा और ये कम नुकसान करता है, बेनिग्न। लेकिन जो मैलिग्नेंट वाला ट्यूमर है, ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। अब इन्होंने कहा कि जो मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर होते हैं दूसरा हाथ पे, ये ऐसे मास ऑफ सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट करते रहते हैं, जो मतलब लगातार डिवाइड करते रहते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, नियोप्लास्टिक सेल्स या फिर ट्यूमर सेल्स। दीज सेल्स ग्रो वेरी रिपीटेडली। अब इन्होंने कहा कि जो नियोप्लास्टिक वाले सेल्स होते हैं या जो ट्यूमर वाले सेल हैं, इनकी एक खासियत ये होती है कि बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। अब इन्होंने कहा दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। अब इन्होंने कहा कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं या जो ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है। क्या खासियत है, पहली कि जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़। उस सेल के आसपास के जितने भी नॉर्मल वाले टिश्यूज़ होंगे उन सब सेल्स में वो इन्वेड करेंगे, जाके जगह बनाएंगे और उन नॉर्मल वाले सेल्स को भी ये डैमेज करते रहते हैं। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। अब इन्होंने कहा कि जैसे ये सेल एक्टिवली डिवाइड होंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे और ग्रो करेंगे, ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल। अब इन्होंने कहा कि जब ये डिवाइड करेंगे इनके आसपास के जो सेल होंगे अब वो वो भूखे रहेंगे, स्टार्व करने लगेंगे। जो नॉर्मल वाले सेल हैं उन्हें कमी पड़ने लगेगी किस चीज़ की, वाइटल न्यूट्रिएंट की, क्योंकि जो खाना पहले 10 सेल के लिए आता था अब वहाँ पे सेल कितने हो गए, 100 हो गए। तो आपस में सेल में लड़ाई होगी, दोनों सेलों के बीच में क्या चलेगा, कंपटीशन चलेगा, आपस में कॉम्पीट करेंगे वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए और कुछ सेल स्टार्व करने लगेंगे, मतलब भूखे रहने लगेंगे और फिर वो मर जाएंगे।
सेल स्लोड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइड थ्रू द ब्लड। अब इन्होंने कहा कि जो मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर होते हैं उसमें से कुछ सेल थोड़े से कट जाएंगे, स्लो हो जाएंगे अपने आप, और वो दूसरी जगह पे ब्लड के जरिए पहुंच जाएंगे। वेयर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी। अब वो जिस जगह पर नई जगह पर गए वहां पर जाके वो लॉज हो जाएंगे, वहां पर जाके रहने लगेंगे। दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, और वो वहां पर जाके एक नया ट्यूमर जो है वो शुरू कर देंगे। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, और ये बहुत ज़्यादा डरावनी प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में कुछ फर्क है। बेनिग्न अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, मैलिग्नेंट जो है वो भागा फिरता रहेगा। बेनिग्न कम नुकसान देता है, मैलिग्नेंट ज़्यादा नुकसान देता है। बेनिग्न में कोई भी ऐसी स्टार्व करने वाली चीज़ नहीं आई थी कि जो उसके आसपास के सेल होंगे वो भूख हड़ताल पे आ जाएंगे, लेकिन मैलिग्नेंट में स्टार्व वाली कंडीशन भी आ गई। मेटास्टेसिस का हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, मैलिग्नेंट में देखने को मिलेगी। मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो कंफ्यूज मत होना। मेटास्टेसिस क्या है, कॉज ऑफ कैंसर। अब इन्होंने कहा कि कैंसर किस वजह से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब इन्होंने कहा कि जब नॉर्मल वाला सेल किस में कन्वर्ट होगा, कैंसर वाले सेल में, किस वजह से हो सकता है, फिजिकल रीजन भी हो सकता है, कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, और कोई बायोलॉजिकल एजेंट, वायरस वगैरह भी हो सकता है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जेंस मतलब बनाने वाला, कार्सिनो मतलब कैंसर सेल्स बनाने वाले। इन सब एजेंट को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस बोलेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अंडरलाइन कर लो, पहली कैटेगरी क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जो आयोनाइज कर सके, जैसे कि एक्स रेज एंड गामा रेज। दूसरी कैटेगरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो आयोनाइज नहीं करेगी, जैसे कि यूवी रेज। कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू अ न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों जो रेज हैं, आयोनाइजिंग वाली और नॉन आयोनाइजिंग वाली, वो क्या करेंगे, वो डीएनए को डैमेज कर देंगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कैंसर वाले सेल में नॉर्मल सेल तब्दील हो जाएगा। पूछ सकते हैं बताओ आयोनाइजिंग वाली रेज कौन सी होती है और नॉन आयोनाइजिंग वाली कौन सी होंगी। आयोनाइजिंग वाली एक्स और गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग वाली यूवी रेज। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब उन्होंने कहा कि जो केमिकल कंपाउंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तंबाकू के धुएं में, तंबाकू के स्मोक में जो प्रेजेंट रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है किसके लिए, लंग कैंसर के लिए बहुत बड़ा रीज़न होता है। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरस। कुछ वायरस ऐसे हैं जो बॉडी में अगर आ जाए तो वो कैंसर करा देते हैं। क्या नाम है उन वायरस का, ओंकोजेनिक वायरस। हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। इन वायरस के अंदर जो जीन्स होंगे उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। Further, several genes called cellular oncogenes, C-onc और proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cells। अब इन्होंने कहा कि हर आदमी के हर नॉर्मल सेल के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाए कुछ वजह से, तो उस नॉर्मल वाले सेल को क्या कर सकते हैं, कैंसर में तब्दील कर सकते हैं। तो उस नॉर्मल वाले जीन्स का क्या नाम है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, C-onc या फिर प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। और वायरल ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं, जो वायरस के अंदर होंगे। सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहाँ पर होते हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं। अब अगला आता है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कि हम कैंसर को कैसे पहचानेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केस। अब उन्होंने कहा अगर कैंसर जल्दी से डिटेक्ट कर लें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर के बारे में हमें जल्दी से ही डिटेक्शन कर लें ताकि हम उस बीमारी का सही तरीके से इलाज कर सकें। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। अब इन्होंने कहा कि जो कैंसर का डिटेक्शन है, कैंसर को पहचानने वाला केस है, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, बायोप्सी। कोई आदमी जिंदा है, उसका हम कोई से भी पार्ट काट के लैब के अंदर स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं बायोप्सी। कोई आदमी मर गया, मरने के बाद उसके कोई पार्ट काट के स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होती है मरे हुए की, बायोप्सी होती है जिंदगी। बायोप्सी करेंगे या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टो वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम टिश्यू को लैब में स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हम जब किसी टिश्यू की करेंगे या ब्लड की करेंगे या फिर बोन मैरो की करेंगे। कब करेंगे, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमियास। ल्यूकेमियास किसे बोलते हैं, ब्लड कैंसर को बोलते हैं। अगर किसी आदमी को ब्लड कैंसर है, उस चीज़ का शक कैसे होता है कि जो उसके अंदर आरबीसी हैं वो 5.5 मिलियन से ज़्यादा होने लगते हैं। तो इस वाले ल्यूकेमिया के केस में हम आरबीसी के नंबर को चेक करेंगे।
अ बायोप्सी इज अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस, इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट। अब इन्होंने कहा कि बायोप्सी में हम क्या करेंगे कि जिस टिश्यू पे हमें शक है हम उसे काटेंगे बहुत बारीक बारीक सेक्शन में, उसकी लेयर बनाएंगे, इज स्टेन उसके ऊपर हम थोड़ी सी डाई डालेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रख के हम उसकी स्टडी करेंगे। ये सारे काम कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट ये सारे काम करेगा। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी यूजेस एक्सरे, CT scan, computed tomography, MRI, magnetic resource imaging are very useful to detect cancer of the internal organ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई। रेडियोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एक्सरे का। एक्सरे कौन सी वाली रेज होती है? नॉन आयोनाइजिंग रेज होती हैं। तो वो पूछ सकते हैं बताओ रेडियोग्राफी में आयोनाइजिंग वाली रेज यूज होंगी या नॉन आयोनाइजिंग वाली। उसी तरीके से CT स्कैन उसकी फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये पूछ सकते हैं। MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग ये पूछी जा सकती है। आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। किसका कैंसर? इंटरनल ऑर्गन्स का, कि जब अगर बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में कैंसर है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए ये सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने कहा कि जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन उसमें भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सरे भी क्या होती है? आयोनाइजिंग होती है। और मैंने एक्सरे आयोनाइजिंग होती है, अभी गलत बता दिया, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक, कि जो एक्सरेज होती है जो रेडियोग्राफी में यूज़ हो रही हैं या जो CT स्कैन में यूज़ हो रही हैं वो कैसी वाली रेज हैं? आयोनाइजिंग वाली। एक्सरे की मदद से हम 3D इमेज बना सकते हैं किसी भी हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन की। MRI यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। अब इन्होंने कहा कि जो MRI है वो किस चीज़ को इस्तेमाल करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करता है, उसके साथ साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन उसको इस्तेमाल करेगा टू एक्यूरेटली डिटेक्ट, बिल्कुल सही तरीके से डिटेक्ट करता है किस चीज़ में? पैथोलॉजिकल की क्या किसी ऑर्गन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह, या फिर फिजियोलॉजिकल कि कोई सेल कितना ग्रो कर रहा है। इस तरीके के जो चेंज होते हैं वो हमें सारे कौन बताता है? MRI बताता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। अब कुछ कैंसर को पहचानने के लिए ऐसी एंटीबॉडीज इस्तेमाल की जाती हैं जो कैंसर के कुछ एंटीजन के खिलाफ होती हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड susceptibility to certain cancer. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible. Example, tobacco smoke in case of lung cancer. अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों पर inherited susceptibility, मतलब किसी माँ बाप थे वो उनके जो नॉर्मल वाले जीन्स थे वो किसी वजह से एक्टिवेट हो गए और उनको कैंसर हो गया। तो उन माँ बाप के जो बच्चे होंगे वो कैसे हैं? इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी, मतलब उनको पर शक है क्योंकि इनके माँ बाप को भी कैंसर हो गया था तो इन्हें भी कैंसर ना हो जाए। अब उन्होंने कहा कि अब हम अगर उस आदमी की जीन की स्टडी कर लें और हमें पता चल जाए कि कौन से जीन ऐसे हैं जो कैंसर को कराते हैं तो हम कुछ जुगाड़ बिठा के उसको कैंसर को रोक सकते हैं। और जो ऐसे आदमी होते हैं जिनके माँ बाप को कैंसर होता है तो उनसे हम एडवाइस करते हैं कि भाई तुम बिल्कुल भी किसी भी धुएं के कॉन्टैक्ट में मत आना, ये कोई भी कार्सिनोजन के कॉन्टैक्ट में मत आना क्योंकि तुम्हें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके की बात है। ठीक, अब अगला आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। अब उन्होंने कहा कि जो कॉमन अप्रोच होती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए वो क्या है? सर्जरी, कि जिस जगह पे कैंसर है जहाँ पर ट्यूमर बन गया उसे काट के निकाल दो। रेडिएशन थेरेपी, उसे काटे ना, रेडिएशन डाल के उन सारे सेल को हम मार दें। इम्यूनोथेरेपी, या तो हम उसके इम्यून सिस्टम को उस कैंसर के सेल के खिलाफ भड़का दें और इम्यून सिस्टम जो है उन कैंसर वाले सेल को खुद मार देगा। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली। अब उन्होंने कहा रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं उनके ऊपर रेडिएशन डालेंगे हम, बहुत लिथली, बहुत खतरनाक वाली रेडिएशन डालेंगे। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास, और हम वो जो ट्यूमर मास है उसके आसपास जो नॉर्मल वाले सेल्स हैं हम उनका पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे कि उन्हें कुछ ना हो जाए। सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल। अब उन्होंने कहा कि कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे किसके खिलाफ? कैंसर वाले सेल को मारने के लिए हम उन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। कुछ ही वाले ड्रग्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि हाँ अगर ये वाला ट्यूमर है तो यही वाला दवाई जो है वो यूज़ की जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया, कि जो ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि हेयर लॉस, बालों का गिर जाना, एनीमिया या फिर खून की कमी होना। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, कि जो ज़्यादातर कैंसर है उनका इलाज कैसे करते हैं कि सर्जरी भी कर दी, रेडियोथेरेपी भी कर दी और कीमोथेरेपी भी कर दी।
ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब उन्होंने कहा कि जो ट्यूमर वाले सेल होते हैं एक्चुअल में वो होते तो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल हैं, तो इस वजह से जो इम्यून सिस्टम है ना ही उन्हें पहचान पाता है और ना ही उन्हें वो मारता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को यही लगता है कि ये हमारे नॉर्मल वाले सेल हैं बॉडी के, अब इन्हें क्या मारना। तो इस वजह से जो ट्यूमर वाले सेल होते हैं वो अवॉइड डिटेक्शन, ना ही वो डिटेक्ट हो पाते हैं और ना ही वो डिस्ट्रक्ट हो पाते हैं, मतलब ना ही जो हमारे इम्यून सिस्टम है उन्हें मार पाता है। Therefore, the patient are given substance called biological response modifier such as alpha interferon। अब इन्होंने कहा तो पेशेंट को हम कुछ ऐसे सब्सटेंस देंगे जो क्या होते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, मतलब वो क्या करेंगे कि जो हमारे इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स आ रहा है उसको वो चेंज कर देंगे। क्या नाम है ऐसी दवाई का? अल्फा इंटरफेरॉन, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेंगे कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट करने के बाद कि जो ट्यूमर के सेल्स हैं उनको वो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद अपना आप मार देगा।